प्यारे बच्चों, आज मैं कर रहा हूँ 2018 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहे हैं हम। तो इसमें हम एक एक क्वेश्चन का बड़ी अच्छी तरह से सॉल्यूशन देखेंगे। सेक्शन ए से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक फर्स्ट क्वेश्चन के 16 पार्ट हैं, एक एक नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में अप्रिमेय संख्या कौन सी है? इसमें चारों में से ऑप्शन सी आंसर है हमारा। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 16 होता है 4, ये प्रीमेय संख्या है, इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। वर्गमूल 36 होता है 6, इसको भी 6 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं। वर्गमूल 64 8 होता है, तो ये भी 8 बटे 1, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। वर्गमूल 48 पूरा नहीं निकलता, इसलिए ये अप्रिमेय संख्या हो गई। दूसरे क्वेश्चन में 36 की पावर 1 बटे 2, 36 की पावर 1 बटे 2 आएगा 6, यानी कि ए ऑप्शन। क्योंकि 36 की पावर 1 बटे 2 का मतलब है 36 का वर्गमूल, जो कि 6 होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 36 को हम 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 6 की पावर 2 गुना 1 बटे 2, ये भी 6 के बराबर आएगा। तीसरे में है, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में कौन सा एक बहुपद है? तो इनमें से बहुपद है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर भी y को ऊपर ले जाएंगे माइनस में आएगा, यहाँ पर भी t की पावर वर्गमूल में है, ये भी नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे माइनस में होगा। तो इनकी जो शक्तियां हैं वो जमा की होनी चाहिए, तो इसका ए ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन है फर्स्ट का, बहुपद का शून्य क्या होगा? शून्य को निकालने के लिए जो px दिया होता है उसको 0 के बराबर करते हैं, यानी कि 2x जमा 5 को 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से x की कीमत निकाल लेंगे। तो x की कीमत आ रही है -5 बटे 2, इसका मतलब इसका जो शून्य है बहुपद का होगा -5 बटे 2। अगले पार्ट में पांचवा, समीकरण को ax जमा by जमा c के रूप में लिखें। देखिए ये जो लिखा हुआ है हमें 4 बराबर 5x माइनस 3y है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5x घटा 3y एक इस तरफ और 4 को उस तरफ, साइडें बदल लें। अब 4 को भी इसी तरफ ले आएंगे तो ये घटा का हो जाएगा। अब इससे जो तुलना करें दी हुई समय से स्टैंडर्ड फॉर्म से ax जमा by जमा c से, तो यहाँ जो c का काम है वो कौन कर रहा है? -4 कर रहा है, यानी c किसके बराबर है? घटा 4 के। तो इसमें c का मान पूछा है जो कि घटा 4 होगा। अगले भाग में, कार्तीय तल में क्षितिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लीजिए। क्षितिज रेखा जो कि x अक्ष होता है और ऊर्ध्वाधर जो कि y अक्ष होता है। तो x और y से जो प्रत्येक भाग बने 1, 2, 3 और 4, इनको क्या बोलते हैं? हम चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश ये कहलाएंगे, यानी कि ये क्या है? क्वाड्रेंट है। चतुर्थांश से 4 चतुर्थांश बन गए, तो इसका आंसर आएगा चतुर्थांश। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा क्या है? दूसरी अभिधारणा है यूक्लिड की कि एक शांत यानी कि टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी कि एक रेखाखंड जो होता है, जैसे ए बी कोई रेखाखंड है, तो इसको अनिश्चित रूप से दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी बढ़ाया जा सकता है। ये अभिधारणा 2 है। 8वां भाग है, दिए हुए भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? मान लो हमें 2 बिंदु दे रखे हैं ए और बी, तो इनसे केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो एक अद्वितीय यानी केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यदि 2 कोणों का योग 180 डिग्री है तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, जिनका योग 180 डिग्री होता है। 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं
और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। तो ये कौन सा नियम हो गया? दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम हो जाएगा। किसी त्रिभुज की ऊंचाई और धार 8 और 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के। तो 1/2, आधार दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 3। तो यहाँ से काट लेंगे, 2 चौके 8, 4 3 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर। ये होगा सी ऑप्शन। आकृति में वृत्त के छायांकित भाग को क्या कहते हैं? इस छायांकित भाग को कहेंगे लघु वृत्तखंड। लघु मतलब छोटा, ये नीचे वाला छोटा है और ऊपर जो बच गया ये दीर्घ, इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। तो ये छोटा है लघु वृत्तखंड। एक घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है, तो इसका एक घन का किनारा है 12 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा? घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, किनारे को भुजाई बोलते हैं, तो इसकी गुणा हो जाएगी 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 की 12 से 144 गुणा 12, 12 चौक 48, 48 और 4 52, 12 और 5 1728 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन है किस में होगा? घन सेंटीमीटर में होगा। अगला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास है 14 सेंटीमीटर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो त्रिज्या होगी इसका आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, तो इस तरह से हो जाएगा 88 गुणा 7, 56 56 और 5 616 क्या था क्षेत्रफल? तो वर्ग सेंटीमीटर में होगा। एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट की प्रायिकता ज्ञात करनी। जब हम सिक्के को उछालते हैं तो ये तो हेड आएगा या टेल, यानी चित्त या पट। तो इसमें पूछा है पट की यानी कि टेल की, तो टेल कितनी बार है? एक बार। कितने में से? 2 में से, 2 में से एक बार, तो 1/2 इसका उत्तर रहेगा। तो बच्चे इसमें कह रहा है एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज ने 30 गेंदों में से 6 बार चौका मार रहा, तो चौका मारने की प्रायिकता, कितनी बार चौका मारा है? 6 बार। कितने में से? 30 में से। 30 कुल गेंदें खेली और उनमें से चौका मारा 6, तो प्रायिकता हो गई 6/30, काटेंगे तो 6 कम 6 6 5 30, यानी 1/5, तो चौका मारने की प्रायिकता हो गई 1/5। सी आंसर आ गया। अब स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन बी, खंड ब। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दूसरा करेंगे। दूसरे में है x - 2/3y का घन ज्ञात करना हमें। तो यहाँ पर जो सूत्र लगेगा हमारा x - y के घन का लगेगा, यानी x की 3 माइनस y की 3 माइनस 3xy इंटू में x - y। तो यहाँ पर ये सूत्र लगा देंगे, x की जगह तो x ही आएगा, y की जगह 2/3y रहेगा, तो x की 3 माइनस 2/3y की 3 माइनस 3xy और x माइनस 2/3y। हल कर देंगे, x की 3 रहेगा, यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार 8 आएगा, 3 की पावर 3 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 27, यहाँ पर 3 से 3 काट सकते हैं, तो ये बचा 2xy
ब्रैकेट में जो है वो ऐसे कैसा लिख देंगे, x की 3 8/27 y की 3, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। इस तरह से जब गुणा होगी तो 2x की 2y, माइनस की माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, 2 की 2 से 4/3 x और y होकर y की 2। अब ये उत्तर आ गया। इसको चाहे तो हम थोड़ा सा ऑर्डर वाइज लगा देंगे, x की सबसे बड़ी, फिर उसके बाद x की 2 की वाली टर्म, फिर x वाली, और फिर बिना x वाली सबसे लास्ट में हमने x के घटते क्रम में लिख लिया। तो ये हमारा उत्तर है। करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। परिभाषा किसकी देनी है? समांतर रेखाओं की और रेखाखंड की। तो सबसे पहले समानांतर रेखाओं की देख लेते हैं। समांतर रेखाएं वे दो रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं किस तरह की होती हैं? इस तरह की, जो बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे, जैसे लाइन में कॉपियां में लाइन होती हैं। वे दो रेखाएं समानांतर कहलाती हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। इनको कितना ही आगे बढ़ाते रहें और उनके बीच की दूरी सदैव, ये जो दूरी है ये हमेशा समान रहती है, बराबर रहेगी। तो ऐसी रेखाओं को बोलते हैं समानांतर रेखाएं। दूसरा है रेखाखंड। जिस रेखा के दो अंत बिंदु हों उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे इस तरह से ये ए और ये बी रेखा का एक भाग होती है, ये रेखाखंड है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे यहाँ पर ए और बी दो बिंदु हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। मतलब हमें एक समांतर चतुर्भुज दी हुई है ABCD, उसके विकर्ण AC और BD बराबर है। ये दिए हुए में लिखा है मैंने। हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। तो इसके लिए हम प्रमाण करेंगे। हमने क्या किया, दो त्रिभुज लेंगे ABC, मैंने अलग से बना ली ताकि क्लियर नजर आ जाए, और BAD। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं क्या क्या बराबर है। देखिए AD बराबर है BC के, यानी AD बराबर BC के। क्यों लिखेंगे? त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC में AD बराबर BC। क्यों? समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हैं बराबर होंगी, और दोनों में AB कॉमन है। AB बराबर है AB, साझी भुजा है, साझी भुजा दोनों में है। और BD बराबर है AC के। ये हमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि विकर्ण बराबर है, ये AC और BD बराबर है। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि SSS भुजा भुजा नियम से त्रिभुज BAD सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के। तो CPCT के द्वारा इसका ये कोण, यानी कोण नंबर 1 मान लेते हैं, और इसका कोण नंबर 2 बराबर हो जाएंगे, यानी ये कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2। किंतु 1 + 2 होगा 180 के। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, और जब दो रेखाएं से समांतर होती हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने अंतः कोणों का जोड़ होता है 180। तो दोनों का जोड़ 180 है और दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब कोण 1 भी 90 का होगा और 2 भी 90 का होगा। तो ये 90 का और ये भी 90 का। और जब ये कोण 90-90 के हैं तो इनके सामने के कोण, समांतर त्रिभुज में आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो इसका मतलब C भी 90 का होगा और D कोण भी 90 का होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज की
प्रत्येक कोण 90 का हो गया। आमने सामने की भुजाएं पहले से ही बराबर थी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ABCD एक आयत है, क्योंकि भुजाएं पहले ही आमने सामने की बराबर थी और अब प्रत्येक कोण भी 90 का हो गया, तो हम कह सकते हैं ABCD एक आयत है। अगला क्वेश्चन है 5वां, 15 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो 15 डिग्री के कोण की रचना करने के लिए हमें लेनी होगी एक रेखा AB। पहले हम 60 का कोण बनाएंगे, तो 60 का कोण बनाने के लिए A पर प्रकार रखेंगे और अपनी मर्जी से ऐसे खोलकर एक चाप लगा देंगे, उतनी खुली रहने देंगे, फिर एक चाप लगाएंगे, तो ये हो गया 60 का। अब इसका आधा कर लेंगे, उतनी खुली रहने दें 30 का, और फिर उसका आधा 15 का। तो पहले हम इसी प्रकार एक इस कोण का आधा कर लेंगे, तो ये तो हो जाएगा पहले 30 डिग्री का, 30 का हो गया। अब इसका भी आधा करेंगे, यानी कि यहां से यहां तक का, तो इसको मैं C बिंदु ले लेता हूं, इसको D, CD का आधा करेंगे, C से D तक की खोल लेंगे इस प्रकार से एक चाप। अब उतनी ही खुली रहने देंगे D से इस प्रकार, जहां दोनों चाप काटती हैं उनको मिलाएंगे। पहले यहां से CD, इसको मैं E ले लेता हूं, C से E तक था ये 60 का, C से D तक था 30 का, और फिर यहां से F मान लेते हैं, ये हो जाएगा 15 डिग्री का कोण। छठा क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, यानी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 88 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का आधार का व्यास ज्ञात करिए। तो देखिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh। बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल 2πRh है, और वो हमें दिया हुआ 88 के, तो 2 पाई की जगह रखेंगे 22/7, R हमें नहीं पता, H पता है 14। इस तरह से कर लेंगे, 7 से काट लेंगे और इनको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 की 22 से 88 गुना R बराबर 88, तो यहाँ से R आ जाएगा 88 बटे, ये बटे में आ गया, तो R यानी कि त्रिज्या आ गई 1 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, आधार का व्यास, तो क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो इसका दुगना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी आधार का व्यास हो गया है 2 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर है क्वेश्चन नंबर 6 का। 7वां क्वेश्चन करते हैं। 40 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है, इसमें 0 और 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में 40 दशमलव स्थान तक जो पाई का मान दिया गया है, उसमें हमें बारंबारता बंटन इस तरह का बना लेना है। पहले ऐसे लिख लेंगे, इधर अंक लिख लिए 0 1 2 3 9 तक, और इधर लिखनी है बारंबारता। तो उसको कैसे पूरा करना है, देखिए, दशमलव के बाद 0 देखना है, कितनी बार है 0, कहाँ पर है 0, देखते हैं, तो 0 ये रहा, इसको काट दिया हमने, 1 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब 1 देखना है कितनी बार है, तो साथ साथ गिनते भी रहेंगे और काटते भी रहेंगे। दशमलव के बाद 1 2 3 और ये 4, तो 1 कितनी बार मिला, 4 बार। अब हमें गिनना है 2, तो 2 गिनते रहेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 बार मिला हमें
2। 3 गिन लेंगे, 3 1 है, 2 3 4 5 6, 6 बार है 3। 4 को देखेंगे, 4 है, 1 2 3 और ये 4, 4 ही बार है 4। 5 देखते हैं, 1 2 3 और 4, 4 बार है। अब 6 गिनेंगे, 6 होगा, 1 2 3, 3 बार। 7 इसी तरह 7 गिन लेंगे, 7 गिनेंगे, फिर 8 गिनेंगे और यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। जैसे 7 मिलेगा इसमें 3 बार, 8 5 बार और 9 भी 5 बार। इन सब का टोटल करके देख लेंगे कितना बनना चाहिए हमारा, 40 बनना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि 40 है ये दशमलव के बाद तक, तो हमारा 40 ही बन रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो इस प्रकार से बारंबारता बंटन आपको बनाना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हर का परिमेयकरण करना है। इस तरह से लिखेंगे, हर का परिमेयकरण जब करते हैं तो नीचे जो संख्या लिखी होती है यहाँ पर उसका निशान बदल लेते हैं और उसी से गुणा करते हैं और उसी से भाग करते हैं। तो यहाँ पर जमा का निशान था तो हमने घटा का लगाया। अब ऊपर इस संख्या की 1 से गुणा होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही का वही आएगा। नीचे जो है देखिए दोनों में प्लस और माइनस का अंतर है, बाकी सब कुछ वही का वही है। तो यहाँ पर जो गुणा करने में ये वाला सूत्र लगेगा, x जमा वाई एक्स माइनस वाई, क्या होता है x की 2 माइनस वाई की 2, यानी इन दोनों की गुणा में x की 2 माइनस वाई की 2 का सूत्र लग जाएगा। तो अब ये बनेगा 7 घटा 3 वर्गमूल 2, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 माइनस 3 का वर्ग 9 और वर्गमूल 2 का वर्ग होगा 2, यानी 7 माइनस 3 वर्गमूल 2, 49 माइनस 18। तो अब इसमें से घटा लेंगे 1, 31। तो ये हमारा आ गया है उत्तर, क्योंकि अब हमारा जो हर था वो क्या बन चुका है, परिमेय बन चुका है। हमें हर को क्या बनाना था, परिमेय बनाना था। इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण करने पर कैसे किया, इसका निशान बदलकर गुणा और भाग किया था। समीकरण जो x जमा 2y बराबर 6 है, इसके 4 अलग अलग हल हमें निकालने हैं। तो समीकरण है x जमा 2y बराबर 6, इसमें x को इधर रख लेंगे और y को दूसरी साइड में ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर y की अपनी मर्जी से हम मान रखेंगे और x के निकालेंगे। जैसे y का मैं 0 रख लेता हूँ, y का मान रख लिया मैंने 0 अपनी मर्जी से, तो यहाँ पर y का 0 रखेंगे, y की जगह पर 0 रखने से 2 की 0 से 0, तो 6 में से 0 गया 6, तो ये x बराबर आ गया 6, यानी 0 रखने से y को x का मान आया 6। अब x y का मान कुछ और रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं इस समीकरण में। यहाँ पर रख रहा हूँ मैं y बराबर 1 रख रहा हूँ, तो x है 6 घटा 2 और यहाँ y की जगह 1 रखने से x का मान आ रहा है 4। अब y को 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर y बराबर 2 लेंगे इस समीकरण में, इस y की जगह पर 2 लिख दिया, तो x भी आ गया 2। तो ये मान हो गया तीसरा। एक और चाहिए तो 3 रख लेते हैं, y बराबर 3, 6 माइनस y की जगह
3 दूनी 6, 6 में 6 गया 0। तो इस तरह से 4 हल निकाल दिए हमने। कौन कौन से? 6 0, 4 1, 2 2 और 0 3। यही क्वेश्चन में कहा था कि 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। ये हमने 4 अलग अलग हल लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां। निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। ये बिंदु हैं, इनको ग्राफ के ऊपर हमने दिखाना है। तो इसके लिए हम लेंगे ग्राफ, और ग्राफ पेपर के ऊपर हम इस प्रकार से 2 लाइनें लगा लेंगे। ये एक्स अक्ष और ये सीधी खड़ी वाई अक्ष है। जहां पर दोनों बिंदु काटे वो हमारा क्या है? ओरिजिन है, यानी कि हमारा 0 0 पॉइंट है, मूल बिंदु है, 0 0 है। इसके इधर भी 1 2 3 लिखेंगे बराबर बराबर, और इधर -1 माइनस, तो ऊपर भी बराबर बराबर 1 2 3 और नीचे भी। अब हमें जो बिंदु लेने हैं वो बिंदु हमें है, बिंदु देखते हैं हम। तो पहला बिंदु है -2 -3, -2 और -3 बिंदु चाहिए हमें। -2, तो ये रहा x का -2 और घटा का -3, यानी कि नीचे की ओर, नीचे की ओर इसके सामने। तो ये है हमारा बिंदु, x में -2 के सामने और y में -3 के सामने। इस तरह जैसे हम लगा भी सकते हैं लाइन। तो ये बिंदु हो गया अपना -2 -3। अगला बिंदु है -3 और 7। तो -3 व 7, तो पहले -3 पर जाएंगे और फिर ऊपर की ओर जाएंगे 7 पर। -3 और 7 के सामने ये बिंदु पड़ेगा, x -3 और y 7 के सामने। तो इस प्रकार ये बिंदु हो गया -3, 7। तीसरा बिंदु है 3 -1, x 3 और y -1 के सामने। तो ये बिंदु है 3 और घटा 1। अगला बिंदु है 0 0 -1.5। तो -1.5 यहाँ पर बनेगा, -1 और 2 -2 के बीच में। तो ये बिंदु है हमारा 0 -1.5। तो इस प्रकार से हमने ये चारों बिंदुओं को कार्तीय तल पर दिखा दिया है, और साथ साथ में उनके पॉइंट भी वहां पर लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है ए बी समानांतर है सी डी के, और सी डी समानांतर है ई एफ के। ई ए ये लंब है इसके ऊपर, यानी ये कोण 90 का दिया हुआ है। तो यदि बी ई एफ ये 55 का दिया हुआ है, एक्स वाई जेड हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि y के लिए, तो सी डी समानांतर है ई एफ के, दिया हुआ है। और जब दो रेखाएं इस तरह समांतर हों, एक तिर्यक रेखा इस तरह काटे, तो एक ही ओर बने अंतः कोणों का जोड़ होता है 180, यानी y का और 55, यानी कि y जमा 55 बराबर होगा 180 के, क्योंकि एक की तरफ बने अंतः कोण है। तो y बराबर हुआ 180 - 55, यानी कि 125 के बराबर। तो यहाँ से y का मान हमें पता चल गया। अब क्योंकि ए बी समानांतर है सी डी के, ये दिया हुआ है, तो ए बी समानांतर सी डी है, तो इसलिए x और y बराबर होंगे। क्यों? दोनों कैसे हैं? संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो y 125 का है, इसका मतलब कोण x भी 125 का होगा।
एक्स भी निकल गया, वाई भी। अब हमें निकालना है जेड को। अब जेड को निकालने के लिए देखते हैं, ए बी समानांतर है सी डी के और सी डी समानांतर है ई एफ के। तो इन दोनों से निष्कर्ष निकला कि ए बी समानांतर होगी ई एफ के। ए बी सी डी के है और सी डी ई एफ के, यानी कि ए बी और ई एफ भी समानांतर होंगे। अब जैसे अभी हमने बताया कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और इस तरह से तिर्यक रेखा काटे तो अंतः कोणों का जोड़ 180 होता है। यहाँ पर ये 90 का पहले दिया हुआ है, तो इसका मतलब z जमा 55 भी 90 के बराबर होगा। z जमा 55 भी 90 के बराबर होगा, ताकि ये 90 और 90 क्या हो जाए 180। तो z बराबर हुआ 90 माइनस 55, यानी कि 35 के बराबर होगा z। तो इस प्रकार हमने x भी निकाल दिया, y भी, और z का मान भी हमने निकाल दिया है। करते हैं अगला क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए ई लंब है डी सी के ऊपर, सी एफ लंब है ए डी के ऊपर, ए बी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो ए बी 16 है तो डी सी भी क्या होगा 16, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ए ई 8 दिया हुआ है, सी एफ ये 10 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ए डी हमें ज्ञात करना है, तो ए डी का मान ये हमें ज्ञात करना है। इसको हम चाहें तो x मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। आधार गुना ऊंचाई, आधार लेता हूं डी सी और ऊंचाई ले लेता हूं ए ई। तो आधार है 16 और ऊंचाई है ए ई 8। तो इस प्रकार 16 गुना 8 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब उसी पर समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का ही क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम, बट कैसे? अब की बार आधार हम ए डी को ले लेंगे। तो ए डी को यदि आधार लिया जाएगा तो ऊंचाई आएगी सी एफ। अब ए डी को हमने x माना है और ऊंचाई सी एफ कितनी है 10, तो ये हो गया 10x वर्ग सेंटीमीटर। एक बार आया उसी एबीसीडी का क्षेत्रफल 128 और दूसरी बार आया 10x। जब आधार ए डी लिया, एक बार आधार डी सी लिया, अब दोनों ही बराबर होंगे। 10x बराबर होगा 128 के, क्योंकि है तो वही एबीसीडी। तो x होगा 128 बटे 10, यानी 12.8 सेंटीमीटर। अतः ई डी का मान होगा 12.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 में एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है, जिसमें बी सी हो 8 सेंटीमीटर, कोण बी 45 और ए बी माइनस ए सी होना चाहिए 3.5। तो सबसे पहले हम बी सी लेंगे 8 सेंटीमीटर। बी सी 8 सेंटीमीटर ले लिया जाएगा। इस प्रकार हम लेंगे बी सी 8 सेंटीमीटर। अब कोण बी का है कितने का 45 डिग्री होना चाहिए, तो बी पर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे और फिर बी पर कोण बनाएंगे 45, जिसके लिए पहले हम कोण बनाएंगे 90 डिग्री का। तो बी पर 45 का कोण बनाना है, उसके लिए सबसे पहले हम
क्योंकि हमें बनाना होता है 90 का। ये बना है कोण 90 का। अब इसका आधा कर लेंगे 45 का बनाने के लिए। तो इस प्रकार पैंतालीस डिग्री का कोण बन गया। अब यहां पर हमें दिया हुआ है कि ए बी माइनस ए सी दिया हुआ 3.5। तो 3.5 खोलेंगे पहले। 3.5 खोलकर 3.5 खोलने के बाद यहां से बी से काट देंगे 3.5। इस बिंदु का कोई नाम दे लेंगे, मान लीजिए डी दे देते हैं। अब सी डी को मिलाएंगे और सी डी का लमसम विभाजक करेंगे, यानी कि सी डी का आधा करेंगे। तो आधे से ज्यादा चाप खोलकर एक चाप इस प्रकार से, दूसरी डी से उतनी खुली रहने दें और इस प्रकार से जहां दोनों चापे काट रही हैं यहां और यहां, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। थोड़ा सा इधर हो गया। तो इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाया तो आगे ये जो बीडी रेखा थी हमारी, इसको कहीं पर मिली, इस बिंदु का नाम लिख देना ए और ए सी को मिला देंगे। तो अब हमारी ये त्रिभुज बन गई ए बी सी, जिसमें यहाँ पर ये कोण 45 डिग्री का है, बी सी 8 सेंटीमीटर है और हम देखेंगे कि ये जो ए बी माइनस ए सी होगा ये कितना मिलेगा हमें, जो हमने काटा था 3.5। यहाँ से हमने 3.5 काटा था, ये 3.5। तो इस प्रकार ये हमारी त्रिभुज ए बी सी बन गई। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात है 3, 5 और 7। तो मान लेते हैं, माना भुजाएं हैं त्रिभुज की 3x, 5x और 7x, क्योंकि अनुपात है 3, 5 और 7। उस त्रिभुज का जो परिमाप दिया हुआ है वो है 300 सेंटीमीटर। अब जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, यानी कि 3x जमा 5x जमा 7x बराबर होगा 300 के, यानी 15x बराबर हो जाएगा 300 के, x बराबर 300 बटे 15, यानी x का मान आ गया 20। तो पहली भुजा क्या होती है, हमारी भुजाएं हो जाएंगी, जो 3x थी वो हो जाएगी 3 गुना में 20, क्योंकि x की वैल्यू आ गई है 20, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा जो 5x थी, 5 गुना में 20, 100 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा जो 7x थी, 7 गुना 20, 140 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने तीनों भुजाएं त्रिभुज की ज्ञात करी। अब हमें ज्ञात करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी है, इसके भुजाएं हमें पता चल गई 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 140 सेंटीमीटर। अब इसकी भुजाओं को हम ए बी व सी मान लेते हैं और हम हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एस। एस क्या होता है, ए जमा बी जमा सी बटे 2, अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं का जोड़ बटे में 2।
अब तीनों भुजाओं का जोड़ तो परिमाप ही होता है, जो कि 300 दिया भी हुआ था पहले। तो इस प्रकार s की कीमत आ गई 150। अब क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का। उसका सूत्र होता है हीरो सूत्र से s माइनस पहली भुजा, s माइनस दूसरी भुजा और s माइनस तीसरी भुजा। तो सभी का मान रखेंगे। s की जगह 150, 150 माइनस पहली भुजा माइनस दूसरी भुजा और 150 में से तीसरी भुजा। हल कर देंगे। 150 का 150, 150 में से 60 जाएगा 90, 150 में से 100 माइनस किया और 140 किया। अब इसके हम वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड किस तरह से करेंगे? या तो गुणा करके वर्गमूल ले लें, या गुणनखंड विधि से, जैसे 150 को मैं पहले लिख लेता हूँ 15 गुना 10, 90 को 10 गुना 9 लिख लेता हूँ, 50 को 5 गुना 10 और 10 को 10। तो इस प्रकार से पहले देखें तो 10 और 10 का एक जोड़ा बन रहा है, एक 10 बाहर आ जाएगा। इस 10 और 10 का एक जोड़ा बाहर, जोड़े में से एक बाहर, अंदर बच गया 15 गुना 9 गुना में 5। तो इस प्रकार ये 100 हो गया। अब 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, एक 5 पहले से ही है, और 9 को 3 गुना में 3। यहाँ पर एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, तो इस प्रकार 100, इसमें से एक 5 बाहर, इसमें से एक 3, अंदर ये केवल 3 बच जाएगा। तो 5 3 1500 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। हॉकी की टीम द्वारा अनेक मैचों में प्राप्त किए गए अंक ये हैं। टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य, माध्यक व बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आंकड़ों को क्या करते हैं, हम बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो जैसे सबसे छोटा है 2 है, यहाँ पर 2 टिक करते रहेंगे, फिर 5 इस प्रकार से, फिर 7 1 और इस प्रकार से 2। तो इस प्रकार से सभी को बढ़ते क्रम में हम लिख लेंगे। तो इस प्रकार हमारे सभी आंकड़े बढ़ते क्रम में लिखे गए। तो सबसे पहले हमें निकालना है माध्य। तो माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग सभी इन आंकड़ों का जोड़ कर लेना है। तो इनका जोड़ करने पर आपको मिलेगा 241 बटे में आंकड़ों की संख्या। इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है आंकड़ों की संख्या 16। और जब इसको भाग देंगे 241 को 16 से, तो ये आ जाएगा हमारा 15.06। तो ये आ गया माध्य। अब हमें निकालना है माध्यक। तो माध्यक के लिए हमारे आंकड़े जो हैं n, वो हैं 16, और ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या में निकालने के लिए सम संख्या को 2 से भाग करते हैं, तो ये आ गया 8। तो हमारा जो माध्यक होगा वो होगा 8वां आंकड़ा जमा में 9वां आंकड़ा, और उनको 2 से भाग दे देंगे। अब 8वां आंकड़ा देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो 8वां आंकड़ा क्या है हमारा 10, और 9वां आंकड़ा भी क्या है 10 ही है। तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, यानी कि माध्यक आ गया 10। अब चाहिए हमें बहुलक। बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा बार आंकड़ा आया हुआ। अब इसमें देखते हैं 7 2 बार है, 8 भी 2 बार, 10 जो है इसमें 3 बार है, और कोई भी आंकड़ा 3 बार नहीं है। तो बहुलक हुआ हमारा 10।
माध्यक भी हुआ, माध्यक निकाल लिया था, माध्यक 10 था और माध्य हुआ था 15.06 के बराबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आगे चलते हैं। हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं द्विघात बहुपद के। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए यहाँ इन दोनों की गुणा करते हैं। तो हमें गुणा चाहिए -36x की 2 और जोड़ चाहिए 5x। ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका जोड़ हो 5x और गुणा हो -36x की 2। तो ऐसी दो संख्याएं बनेगी माइनस का 9x और जमा का 4x। जोड़ हमें जमा का चाहिए तो ये जमा और ये चाहिए कि घटा का। तो अब पहली ऐसे के ऐसे लिखते हैं, लास्ट वाली भी ऐसे ऐसे लिखते हैं। बीच में जो जमा का 5x है उसकी जगह लिखेंगे 9x माइनस का 4x और फिर इन दोनों में से कॉमन और लास्ट के दो में से, इसमें से कॉमन है 3x। कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 2x जमा 3। इन दोनों में से कॉमन है माइनस का 2 और जब माइनस का कॉमन लेते हैं तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बचेगा 2x जमा 3। अब 2x जमा 3 दोनों में से कॉमन है, बाकी बच गया 3x और माइनस का 2। तो ये हमारे गुणनखंड है, ये हमारा उत्तर है क्वेश्चन नंबर 16 का। इसी का और पार्ट है, हमें गुणनखंड करने हैं 27x की 3 जमा y की 3 जमा में z की 3 माइनस 9xyz के। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम 3x की 3 जमा में y की 3 जमा में z की 3। 9xy के z को ब्रेक कर लेंगे, 3 गुना में 3x गुना में y गुना z। तो ये सूत्र बन गया x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 माइनस 3xyz। तो इस सूत्र क्या होता है, x जमा y जमा z ब्रैकेट में x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 माइनस xy माइनस में xy यानी कि इसकी और इसकी गुणा 3xy माइनस में yz माइनस में zx यानी कि 3xz। तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाएगा 3x जमा y जमा z 9x की 2 माइनस 3xy माइनस 3xz। ये उत्तर आया। इसका सूत्र मैं लिख भी देता हूँ। क्या है सूत्र, x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 माइनस 3xyz हो तो ऐसे होता है, एक बार तीनों का प्लस, एक बार तीनों का वर्ग और माइनस 2 की गुणा को माइनस करते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया था ये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का और पार्ट। 17वां है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं और हम कर रहे हैं सेक्शन डी कर रहे हैं। तो इसमें दर्शाना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो ये मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज है ABC। तो दिया है हमें त्रिभुज ABC जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि समबाहु है तो AB बराबर BC बराबर CA है। अब सिद्ध करना है कि कोण A भी 60 का है, कोण B भी 60 का है और कोण C भी 60 का, यानी कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हमें सिद्ध करना है। प्रमाण मिलेंगे। अब देखिए त्रिभुज ABC में, क्योंकि AB बराबर है AC के, वैसे तो तीनों ही बराबर हैं, तो AB बराबर है AC के।
तो ये तो बराबर है ही। तो समान भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। AC के सामने का B और AB के सामने का C। तो इसीलिए कोण B बराबर हुआ C। यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। तो इसी प्रकार क्या हुआ, जब BC बराबर है AB के, BC बराबर है AB के, तो BC के सामने का कोण A और AB के सामने कोण C, ये भी बराबर होंगे, बिल्कुल वही कारण से। तो BC बराबर क्या हुआ AC। अब देखिए C जो है, इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकला कि C B के भी बराबर है और C A के भी बराबर है। तो इसका मतलब A बराबर B बराबर C हुआ। किंतु तीनों का जो जोड़ है त्रिभुज के वो तो 180 होता है। तो तीनों कोण समान भी हैं और तीनों का जोड़ 180 भी है। तो इसलिए क्या होगा, कोण A भी 60 का होगा, B भी 60 का होगा और C भी 60 का होगा, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 भी हो जाएगा और तीनों समान भी होंगे। तो इसलिए हमें सिद्ध कर दिया कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60-60 डिग्री के। 18वें क्वेश्चन में किसी गोदाम के माप दे रखे हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस गोदाम में कितने माप वाली लकड़ी के कितने क्रेट रखे जा सकते हैं। तो क्रेट का भी माप दिया हुआ है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में। तो पहले निकालेंगे गोदाम का आयतन। अब गोदाम का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई के, यानी कि 40 गुणा 25 गुणा 15। तो ये मीटर क्यूब में, ऐसे भी छोड़ सकते हैं या गुणा कर लेंगे। तो इसी प्रकार एक क्रेट का आयतन, तो ये भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई मीटर क्यूब में हो जाएगा। तो क्रेटों की संख्या कैसे निकालेंगे, क्रेटों की संख्या बराबर होगी गोदाम का आयतन बटे क्रेट का आयतन, दोनों को भाग दे देंगे। अब क्रेट का आयतन क्या है, 40 गुणा 25 गुणा में 15 और बटे में एक क्रेट का आयतन। तो यहाँ पर इसका 1.5 है तो इसकी 10 ऊपर चला जाएगा। 1.25 है तो इसकी दशमलव हटकर 2 जीरो ऊपर लग जाएंगी और 0.5 की भी 1 दशमलव ऊपर चली जाएगी। अब इनको हम काट देंगे और फिर गुणा करेंगे। 5 से 5 3 15, 5 से 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 3 15, 3 से 3। तो बचा जो 8 गुणा में 2 गुणा में 100 गुणा में 10। तो इस प्रकार 16 और 3 जीरो 16,000 क्रेट रखी जा सकती हैं उस गोदाम के अंदर। ये हमारा 18वें का आंसर आ गया। अब करते हैं हम 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें प्राप्त हुआ चित्त 105 बार, एक चित्त 275 बार और कोई भी चित्त नहीं 120 बार। इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं दो चित्त की प्रायिकता। पहली दो चित्त की प्रायिकता कितनी आएगी, 105 बटे में कितनी बार उछाला, 500 बार, तो बटे में 500। फिर काट देंगे इनको। इसी तरह से एक चित्त की प्रायिकता
हो जाएगी 275 बटे में 500, और कोई भी चित नहीं की आ जाएगी 120 बटे में 500। हम सभी को काट देंगे 5 से, तो ये आ गया 21 बटे में 100 पहले का। दूसरे का 25, 2 11 बटे में 20, और 5 से काटेंगे, फिर 4 से, तो 6 बटे 25। इस प्रकार प्रत्येक घटना की प्रायिकता हमने निकाल दी। तो प्यारे बच्चों, ये था 2018 के पेपर का सॉल्यूशन। आपके आने वाले पेपरों में इसमें से ज़रूर काम आएगा। पैटर्न इसी तरह का रहेगा। आप इससे प्रिपेयर करेंगे, तैयारी करेंगे, तो ज़रूर इसमें से आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।